Good morning, students. Today I will start reproductive organs या reproductive system. जनन तंत्र, reproductive सिस्टम यानी जनन तंत्र। ये जनन तंत्र मतलब जो है हम जनन का समझो पहले के रिप्रोडक्शन है क्या, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर पाई जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट तंत्र है। इसमें एक जीव क्या है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है। यानी जनन में क्या होता है, जीव जो है अपने समान संतान उत्पन्न करता है। संतान उत्पन्न करता है। जनन क्या होता है, यानी प्रत्येक मतलब ये तो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे सभी जीवधारियों में। तो मतलब जो है इस क्रिया में क्या होता है, जनन में जीव जो है अपनी संतति को बनाए रखने के लिए यह जीव जो है अपने जीवन काल में अपने समान संतान उत्पन्न करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब जो जनन होता है, यहाँ पर एक जनन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये ह्यूमन बीइंग में जो आता है, ये ध्यान रखना, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल 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 का मतलब होता है द्विलिंगी। ये क्वेश्चन भी देख लेना कि मानव में जो जनन होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है नर और मादा के अंग जो है वो अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं। वे मतलब कहलाता है बाइसेक्सुअल। तुमने 9th में भी पढ़ा होगा। मतलब रिप्रोडक्शन तो कई टाइप का होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये कई प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन। तो हमारे अंदर जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में मतलब क्या होता है, मानव जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि नर और मादा के अंग जो है अलग अलग शरीर पर पाए जाते हैं। यानी कहना चाहिए कि मानव के अंदर जो होती है, ह्यूमन बीइंग में जो होती है वो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। अब इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन की क्रिया। ये थोड़ा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स समझाने से पहले कुछ जनरल बात बता रहा हूं। जैसे मैंने एक पॉइंट को ध्यान में रखना कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यानी जो नर के मेल के ऑर्गन्स और फीमेल के ऑर्गन्स अलग अलग शरीर पर होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग में जो है रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। तो ये पहला फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, यानी संतान उत्पन्न होगी। शुरू में डेफिनेशन में क्या बताया था कि संतान का उत्पन्न होना। संतान उत्पन्न करता है मानव अपने जीवन काल में। तो संतान उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन। When the male gametes fused with the male gametes
fused with the female gametes, then form the zygote यानी निषेचित अंड यानी कि युग्मनज यानी कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक ये आपस में मिलते हैं। ये आपस में मिलने का मतलब है मेल गैमीट्स फ्यूज्ड विद फीमेल गैमीट्स ये जो है ये फ्यूज होते हैं आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक। यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अगर खाली तुमसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, then the male gametes fused with the female gametes then forms the zygote और निषेचन क्रिया के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इस जाइगोट का मतलब है युग्मनज। ये 2n होता है युग्मनज। 2n क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है। जो नर युग्मक होगा वो कहलाएगा स्पर्म और मादा युग्मक जो है वो क्या कहलाएगा? एग कहलाएगा। तो इन दोनों का स्पर्म और अंडाणुओं के संयोग को निषेचन क्रिया कहते हैं और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब जाइगोट जब बनता है उसका डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट होकर के फिर नवजात शिशु या बच्चे का जन्म होता है। लेकिन ये बच्चा कौन पैदा कर सकता है? तो लैंगिक जनन के लिए जो है जनन कोशिकाएं एक विशेष अवधि होती है जिसे यौवनारंभ या पबर्टी कहते हैं। पबर्टी यानी यौवनारंभ। पहले तो ये समझो कि ये यौवनारंभ क्या है, यानी व्हाट इज द पबर्टी। पबर्टी क्या है? जीवन काल में जो है मानव के जीवन काल में जो है जनन कोशिकाओं का विकास, जनन कोशिकाओं का विकास जनन कोशिकाओं का विकास, जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौवनारंभ कहते हैं, जिसे यौवनारंभ कहते हैं, यौवनारंभ। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? एक विशेष अवधि होती है पबर्टी, तो वहां पर क्या होता है मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। द रिप्रोडक्टिव सेल्स which are responsible for the sexual reproduction develops in specific period of life called puberty। यानी वो जीवन काल क्या होता है? वो विशेष जो होता है कोशिकाओं का जिसमें विकास होता है, वो विशेष अवधि जो है पबर्टी कहलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? यौवनारंभ कहते हैं। अब ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यौवनारंभ, तो मेल के कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे, यानी इसमें दोनों चलेंगे।
यौवना रंग का मतलब पवर्टी, यौवना रंग। इसमें मेल के अलग होंगे, मेल और फीमेल दोनों के यौवना रंग के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉवर्टी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉवर्टी। देखो इसमें दोनों की मैं बताना चाह रहा हूं, मेल के और फीमेल के। अगर वो लड़का है तो मतलब 13 से 15 वर्ष, मेल में 13 to 15 ईयर्स। इसमें मतलब क्या है, यौवना रंग यानी पवर्टी स्टेज चालू हो जाती है। और लड़कियों में जो होती है 12 to 14 ईयर्स, 12 to 14 ईयर्स। मतलब बॉयज तो ये परिपक्व यानी मेच्योर हो जाते हैं, और गर्ल्स जो है, लड़कियां जो है 12 से 14 साल की अवस्था में परिपक्व हो जाती हैं, अतः यौवना रंग प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, तो फीमेल के और मेल के दोनों के लक्षण जो है वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम यौवना रंग के लक्षण, अगर बॉयज की बात करें, इनको हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंगिक लक्षण। ये भी हम कहते हैं। तो अगर बॉयज के, मेल के, नर के और मादा के पूछे तो अलग अलग बताना, और कम से कम ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखो या मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखो। अगर मान लो ये नर के पूछे तो मैं ये पहले समझा रहा हूं, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये कुछ जनरल बातें हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले करना पड़ेगा तुम्हें। यानी नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे, आवाज की भारी होना, हेवीनेस ऑफ द वॉइस, आवाज का भारी होना, ये पहला है। ये किसमें, ये नंबर 2 दाढ़ी मूंछ का आना, बियर्ड एंड मूंछ। तो इसमें क्या होगा, दाढ़ी मूंछ का आना, ये क्या है, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा समझ लो, शरीर पर बालों का आना, शरीर पर बाल आना, जननांग व बगलों में बाल आना, ये कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, जननांग व बगल में बाल आना। ये नर और मादा के लिए, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, नंग व बगल में जननांग तथा बगल में बालों का आना।
बालों का आना। ये नंबर 5 जो है शरीर मजबूत व बलिष्ठ होना। शरीर मजबूत व बलिष्ठ होना। अगर वो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूछे तो ये बताना ये मादा के नहीं है। मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण अलग हो जाएंगे। तो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण कम से कम 4 पूछ लेते हैं बोर्ड में, 3 तो तुम्हें याद करना जरूरी है। तो मतलब इसमें क्या होता है, कुछ सिंबल ऐसे नजर आने लगते हैं वो पॉवर्टी काल में ही आते हैं। तो पहला मैंने बताया था कि मतलब आवाज का भारी होना, तो ये किसमें पॉवर्टी आर वॉइस हैवीनेस, आवाज भारी होना। डेवलपमेंट ऑफ मूंछ एंड बियर्ड, यानी मूंछ और दाढ़ी का उत्पन्न होना। ग्रोथ ऑफ पब्लिक हेयर्स नियर द जेनिटल ऑर्गन्स एंड द अंडर आर्म्स, यानी बगलों में और जननांगों में बालों का उत्पन्न होना। एक ऑयलनेस ऑफ द स्किन, ऑयलनेस का मतलब शरीर पर जो है त्वचा जो है चिकनी होना। ऑयलनेस यानी शरीर पर चिकनाहट, शरीर पर चिकनाहट। ये किसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो गए? ऑयलनेस। ऑयलनेस यानी शरीर पर मतलब तेल जो है वो निकल करके आ जाता है त्वचा के माध्यम से। तो ये तो हो गए नर के लैंगिक लक्षण। अगर इसी प्रकार से पूछे मादा के, तो यहाँ पर जो है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल, यानी मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो ये बिल्कुल अपोजिट कर देना कुछ पॉइंट, जैसे आवाज का सुरीला होना यानी बारीक होना, ये आवाज सुरीली होगी। दाढ़ी मूंछ का अभाव यानी चेहरे पर और शरीर पर बाल का अभाव। ये दाढ़ी मूंछ का अभाव यानी ये दाढ़ी मूंछें नहीं आती स्त्रियों में, तो अभाव। शरीर पर बाल आना, ये बाल नहीं आएंगे, शरीर पर बालों का अभाव, बालों का अभाव। ये जन्नांग तथा बगल में बालों का आना, ये स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। शरीर कोमल व मुलायम होना, या मजबूत की जगह कोमल व मुलायम। शरीर कोमल व मुलायम होना, ये पॉइंट भी कॉमन है। शरीर पर चिकनाहट, इसमें 1 और 4 लिख लो। उरोजों का प्रवर्धन, नंबर 6 उरोजों का प्रवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उरोजों का प्रवर्धन, ये मतलब है मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बाद नर के अलग कर लेना और मादा के अलग कर लेना। मैंने मतलब एक बात इसमें कॉमन बता दूं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो कुछ हार्मोन का सीक्रेशन होता है, यानी मादा के द्वितीयक लक्षण आएंगे मादाओं में, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण आएंगे किसमें? नर में। तो इन दोनों के अलग अलग हैं, 2 पॉइंट कॉमन निकले थे। तो ये सब कारण होता है, यह पॉवर्टी इस पे आती है। तो दिस या पॉवर्टी क्रिएट्स ड्यू टू हार्मोन्स, हार्मोन के सीक्रेशन से। अब मैं हार्मोन की बात बता दूं यहीं पर थोड़ा, हार्मोन के ही कारण ये सब क्रियाएं होती हैं। हार्मोन हार्मोन, ये मेल का अलग होगा
मेल का मतलब नर, और ये फीमेल का अलग होगा, यानी कि मादा। इसमें जो हार्मोन निकलेगा वो टेस्टोस्टेरोन, मादा में दो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यानी अगर पूछे कि नर में उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है जो कि लैंगिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, तो यहां आएगा टेस्टोस्टेरोन। इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन, मादा में होगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन निकलते हैं, ध्यान रखना। और ये हमारे लैंगिक लक्षण या पबर्टी काल में ही निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये जो है ध्यान रखना, ये आगे तक काम आएंगे। संतान उत्पन्न करने में भी हार्मोन का ही रोल रहता है। तो ये हार्मोन दोनों ध्यान रखना कि नर के द्वारा कौन से स्रावित होते हैं, कहां से निकलते हैं, और मादा के ये हार्मोन जो है वो कहां से निकलते हैं और कैसे प्रारंभ होते हैं। तो इसमें जो है एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन। अब इसके आते हैं हमारे, ये दो अंग होते हैं इसके, किसके, जनन तंत्र। अब मेल और फीमेल, अब दो की बात होगी तो मतलब जो है हम ये कहेंगे नर के जनन तंत्र। किसके जनन तंत्र, नर के। पहले नर की बात करेंगे और फिर किसकी बात करेंगे, मादा की बात करेंगे। तो नर के जनन तंत्र, इसको मैं ज्यादा बोलूं, ज्यादा उसको पढ़ के किताब में और पढ़ लेना। तो नर के जो जनन तंत्र हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, यानी क्या आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये नर के में पहले बताना शुरू करूंगा। इसको भी हम दो भागों में बांट करके चलेंगे, एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पहले प्राइमरी की मैं बताना चाह रहा हूं, दो भागों में बांटेंगे इसे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो पहले में प्राइमरी की, यानी कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण, प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। इसके बाद बात करूंगा, इसका रोल ज्यादा रहता है। कोई भी संतान हम उत्पन्न करेंगे तो किसका रोल ज्यादा रहेगा, द्वितीयक में ज्यादा रहेगा। तो इसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं, पहले मैं किसकी बात करूंगा, प्राथमिक की। ये अंग छोटे होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो ये अंग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। दे आर द ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस द सेक्स सेल और गैमीट्स। हैं, ये अंग तो छोटे होते हैं, अंग स्मॉल, लेकिन किसको प्रोड्यूस करते हैं,
गैमीट्स, गैमीट्स यानी कि युग्मक को पैदा करते हैं। तो ये जो है अंग छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इसको उत्पन्न करेंगे, गैमीट्स को उत्पन्न करते हैं, या मतलब कह चलिए सेक्स सेल को उत्पन्न करते हैं। उसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन का भी सेक्रेशन करते हैं। हार्मोन का सेक्रेशन का मतलब हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखना, नर के समझा रहा हूं मैं, तो नर में जो हार्मोन है वो हमारा क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसमें जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं ये अंग जनक क्या कहलाते हैं, जनक। ये अंग कहलाते हैं जनक, यानी कि गोनाड्स, गोनाड्स कहलाते हैं। और नर में जो जनक होते हैं वो मेन क्या होते हैं, वृषण। वृषण का मतलब टेस्टिस। और टेस्टिस किसमें सेफ रहते हैं, स्क्रोटम में। यानी इसको हम जो है इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2। और ये किसमें सुरक्षित रहते हैं, स्क्रोटम में। यानी इनको कहते हैं वृषण जो है वो वृषण कोश, यानी स्क्रोटम, इनको कहेंगे वृषण कोश, इनमें ये सुरक्षित रहते हैं। अब यहीं से ये सारा जो उत्पन्न होते हैं हमारे हार्मोन वगैरह वो इसी में होते हैं। तो मतलब जो है ये किसका निर्माण करेंगे, हम चूंकि मेल है तो मेल गैमीट्स का निर्माण करते हैं, यानी गैमीट्स का तो निर्माण करते हैं, लेकिन कौन से गैमीट्स का, मेल गैमीट्स का। और मेल गैमीट्स नर में कहलाता है स्पर्म। मेल गैमीट्स क्या कहलाता है, स्पर्म। स्पर्म का मतलब शुक्राणु। नर में होते हैं शुक्राणु और मादा में होते हैं ये अंडे। ध्यान रखना, ये मेल गैमीट्स पैदा हो गए। अब ये जो होते हैं हमारे कहां पर स्थित होते हैं, पहले तो ये समझ लो कि मतलब ये है उदर गुहा, यानी हमारा जो पेट होता है तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी यानी 2 टेस्टिस होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं वैसे तो एक्चुअली, किसके, वृषण के। एक भाग तो जो है वो क्रिएट करता है शुक्राणु, यानी स्पर्म को पैदा करता है, और दूसरा भाग है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के कारण इसके 2 भाग हो गए, किसके, वृषण के। तो एक तो भाग पैदा क्या करेगा, शुक्राणु पैदा करेगा, और दूसरा भाग जो है वो टेस्टोस्टेरोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। तो इसको प्राइमरी को फिर समझो एक बार, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये अंग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और ये लैंगिक कोशिकाएं यानी सेक्स सेल के बने होते हैं, या गैमीट्स का निर्माण करते हैं। गैमीट्स का मतलब युग्मक का निर्माण करते हैं। और इसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन का सीक्रेशन, कुछ हार्मोन को भी उत्पन्न करते हैं। ये अंग क्या कहलाते हैं, ये अंग कहलाते हैं जनक या गोनाड्स कहलाते हैं। और नर में जो होते हैं यानी मेल में जो होते हैं ये कहलाते हैं टेस्टिस या वृषण कहलाते हैं। और नर जनन कोशिकाओं में ये शुक्राणु का निर्माण करने के लिए रिस्पांसिबल है, यानी यहाँ से किसका उत्पन्न होगा, मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु, और ये कहाँ होते हैं, ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, यानी स्क्रोटम में उपस्थित होते हैं। अब ये वृषण के जो होते हैं वो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग तो हमारा स्पर्म को उत्पन्न करेगा, और दूसरा भाग जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न
तो यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि ये हमारे जो वृषण होते हैं यानी टेस्टिस होती हैं वो हमारे उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि ये वृषण जो है या टेस्टिस जो है वो कहाँ स्थित होते हैं, वेयर आर लोकेटेड द टेस्टिस, तो उदर गुहा के बाहर तो हो गए। अब वो भाई क्यों पूछ ले क्यों स्थित होते हैं, अगर ये शरीर के अंदर होते तो क्या काम करते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। तो ये टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे उदर गुहा के बाहर होते हैं, मूत्र मार्ग के पास स्थित होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। अगर ये उदर गुहा में अंदर की ओर स्थित होते तो क्या होता, तो मतलब जो है शरीर का टेम्परेचर इतना होता है कि वहां शुक्राणु डेड हो जाते, यानी कि उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती। तो वहां का अंदर का वातावरण, अगर ये शरीर के अंदर होते तो शरीर के अंदर का वातावरण जो है इसके लिए फेवरेबल नहीं है। वहां अंदर होते तो मर भी जाते थे, शुक्राणु डेड हो जाते, अर्थात उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक यानी किसके नर के जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी। तो ये मैंने पहले प्राइमरी की बात करी थी, अब इसके बाद में सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।